तो प्राइवेट कंपनी वाले सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि सर एक तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी होती है, एक ओपीसी होती है और एक स्मॉल कंपनी होती है। ठीक है, तो आइए आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स का पहला कैटेगराइजेशन 1% कंपनी। ओपीसी भी है एक तरीके की प्राइवेट कंपनी ही 1% कंपनी बन सकती है। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पर एक्सेप्ट ओपीसी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं। इस तरीके से आपको प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में देखने मिलेगा। आइए 1% कंपनी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खुशबू हाजियानी। Yes, sir. The Companies Act 2013 introduced a new class of companies which can be incorporated by a single person. Section 262 of the Companies Act 2013 defines one-person company as a company which has only one person as a member. One-person company has been introduced to encourage entrepreneurship and corporatization of business. OPC स्टॉप differs from स्टॉप स्टॉप sole स्टॉप proprietary स्टॉप concern. स्टॉप स्टॉप स्टॉप। सर ओपीसी डिफर्स फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। मैंने आपको बताया था आज से पहले, मतलब इस कंपनीज एक्ट 2013 से पहले यदि एक सिंगल बंदे को अपना काम चालू करना है, बिजनेस चालू करना है, तो उसके पास में एक ही ऑप्शन होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप या कि सोल ट्रेडर फर्म। तो वो क्या सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस का फायदा मिल पाता था? नहीं सर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड द प्रोप्राइटर वर कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। यदि प्रोपराइटर अपनी पैसा या सोल ट्रेडर फर्म अपना पैसा नहीं चुका पाती तो प्रोपराइटर को अपने घर से बेच के वो पैसा फर्म के बेसिस पे, फर्म के बिहाफ पे चुकाना पड़ता। तो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस, सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा नहीं मिल पाता था। ठीक है, सो ओपीसी डिफर्स फ्रॉम सोल प्रोपराइटरी कंसर्न कैसे करती है? पढ़ भाई। In an aspect that OPC is a separate legal entity with a limited liability of the member, whereas in case of sole proprietary, the liability of owner is not restricted and it extends to the owner's entire assets constituting of official and personal. ठीक है, तो सर ये एग्जाम का क्वेश्चन है कैसे कि ओपीसी क्यों बनाई जाती है, क्या फायदा है ओपीसी। ये आज दिन तक बहुत ज्यादा आया नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन, तो आने के चांसेस हैं कि सर ओपीसी सोल प्रोप्राइटरशिप से डिफर करती है। आपको एडवांटेज बताना है कि सर उधर सेपरेट लीगल एंटिटी या कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ बिजनेस नहीं का एडवांटेज नहीं मिल पाता था सिंगल बंदा यदि चाहता तो। हाँ, दो बंदे होते तो वो मिलके प्राइवेट कंपनी खोल सकते थे, तो वहां उनको सेपरेट लीगल एंटिटी का फायदा, पर सिंगल पर्सन के लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो 2013 वाले एक्ट ने इस प्रॉब्लम को समझा और ओपीसी नाम का एक नया ब्रीड इंट्रोड्यूस किया गया कंपनीज का, जिससे कि सिंगल पर्सन को भी फायदा मिले। आगे बढ़ भाई। The procedural requirements of an OPC are simplified through exemptions provided under the Act in comparison to the other forms of companies. ठीक है, अब देखो नॉर्मली जो छोटी कंपनीज होती हैं, स्मॉल कंपनीज होती हैं, या फिर जो ओपीसीज होती हैं, 1% कंपनीज होती हैं, क्योंकि ये साइज में बहुत छोटी होती हैं तो इनको बहुत सारे एडवांटेजेस दिए जाते हैं। बड़ी कंपनी जितना आपको कंप्लायंसेस करने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह, इस तरीके के आपको एडवांटेजेस, बहुत सारे टैक्सेशन में एडवांटेज मिलते हैं। तो ओपीसी में मैंने आपको कल बताया था कि सर नॉमिनी का भी कंसेप्ट होता है। ठीक है, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी है तो उसके दो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, एक तो होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉर्मल कंपनी जो है, चाहे वो पब्लिक कंपनी है चाहे वो प्राइवेट कंपनी है, नॉर्मल कंपनी में सर एमओए में 6 क्लॉज होंगे। ठीक है, नेम क्लॉज, कंपनी का नाम क्या है, कि सर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कंपनी क्या क्या काम करने के लिए बनी है वही काम कर सकती है जो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। और कैपिटल क्लॉज, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है। कैपिटल तो बहुत सारे तरीके की होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, पेड अप कैपिटल, उसमें से ऑथराइज्ड कैपिटल की डिटेल यहाँ पर आएगी। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी, उससे ज्यादा वो कभी इशू नहीं कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में सब्सक्रिप्शन क्लॉज, अपन ने पढ़ा था दैट इस कंपनी में जो भी मेंबर हो रहे हैं उनका वो नाम यहाँ पर लिखेंगे, कितने शेयर्स लिए हैं वो लिखेंगे, और सबके सामने उनके अपने 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 सिग्नेचर्स होंगे और एक विटनेस के सिग्नेचर्स होंगे जिनकी उपस्थिति में वो साइन कर रहे हैं।
तो दे हैव सब्सक्राइब्ड देयर नेम्स टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब है कि ये इस तरीके से किसने कितने शेयर लिए, इस तरीके से ये डिटेल होगी। अच्छा, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज वगैरह वगैरह, ऐसे 6 क्लॉजेस। एक और क्लॉज होता है सर, ओपीसी के केस में एक एडिशनल क्लॉज आता है। कौन सा? नॉमिनी क्लॉज। क्या नॉर्मल कंपनी में नॉमिनी होता है? नहीं सर, नॉर्मल कंपनी में नॉमिनी नहीं होता है। नॉर्मल कंपनी में तो क्या होता है कि सर ये बंदा जो इसमें वो है, मेंबर है। अपन ने नॉर्मल कंपनी के लिए कंपनी की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? एसीपीसीएस। तो उसमें एक वर्ड था परपेचुअल सक्सेशन। यदि इस बंदे की डेथ हो जा रही है तो इसके जगह इसके कौन आ जाएंगे? जिसको भी, जो भी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या तो इसने अपने शेयर जिनके नाम किए हैं वो आ जाएंगे, या फिर किसी के नाम नहीं किए हैं तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, सन, जो भी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल कंपनी में ऐसा होता है। ओपीसी में क्या होता है? ये एक बंदा, सिंगल बंदा कंपनी खोलता है। ये यदि डेथ हो जाए या फिर कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इसकी खत्म हो जाए तो इसके बिहाफ पे कौन ये कंपनी संभालेगा? कि सर नॉमिनी जो है वो इस कंपनी में 1 पर्सन बन के, 1 मेंबर बन के उसको पूरा संभालेगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो सर इन एन एमओए ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ एन 1 पर्सन कंपनी, यहां पर एक एडिशनल क्लॉज आएगा, नॉमिनी क्लॉज, की कंपनी का नॉमिनी कौन है, उस बंदे का नाम यहां पर लिखा हुआ होगा। क्या ये एक बात और समझ में आई आपको कि कंपनी का नॉमिनी कौन है? ये एडिशनल क्लॉज आएगा 1 पर्सन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। समझ हाँ में यस सर। आई ये सर। बात? यस सर। अब एक और एडिशनल बात, यदि किसी नॉर्मल कंपनी जो होती है रे, यदि कोई नॉर्मल कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी ले लो या पब्लिक कंपनी ले लो, तो उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपने को कोई चेंज करना होता है, किसी भी बात में नाम चेंज करना है, या उसका ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, या ऑथराइज्ड कैपिटल के कैपिटल बढ़ानी कम करनी जो भी है वो करना है, तो फिर सर उसके लिए एक पूरा बड़ा प्रोसीजर होता है। आपको मीटिंग बुलानी पड़ती है। आपको वहां पर मीटिंग में 75% लोग कम से कम हाँ भरे, स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको। जब तक 75% लोग हाँ नहीं भरे तब तक ये चेंजेस होते नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन ओपीसी के केस में जहां तक नॉमिनी क्लॉज की बात है, उसको एग्जेम्पशन दे दिया गया है कि आप नॉमिनी मिस्टर एक्स को हटा के मिस्टर वाई को नॉमिनी बना रहे हैं, तो सर इट विल नॉट बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट इन या चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। यानी आपको ये सब 75% वाली कार्रवाई करने की जरूरत से एग्जेम्पशन दे दिया गया। छोटी कंपनी हो, नॉर्मल बात है, हम इसको नॉमिनी, आपने एक बंदे को हटा के दूसरे को नॉमिनी बनाया है, तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ चेंज इन मेमोरेंडम और अमेंडमेंट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आपको ये घटिया लंबी प्रोसेस पूरी करने की कतई जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। सो द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ओपीसी आर सिंप्लीफाइड थ्रू एग्जेम्पशंस provided under the act. Act means companies act in comparison to other forms of companies. इसका एक एग्जांपल मैंने आपको अभी बताया, एमओए में नॉमिनी क्लॉज चेंज करते हुए, बाकी चेंज करते हुए ठीक है, बट नॉमिनी चेंज करते हुए जैसे ऐसे छोटे छोटे प्रैक्टिकल एग्जेम्पशंस दे दिए गए हैं। ठीक है, पढ़ भाई नेक्स्ट। According to the Section 31C of the Companies Act 2013, OPC is a private limited company with the minimum paid up share capital as may be prescribed and having one member. With the minimum paid up share capital as may be prescribed and having 1 member। ठीक है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इसकी उतनी होनी चाहिए जितनी हमारा कानून, देश का कानून प्रेस्क्राइब करता है कि मिनिमम इतना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, पर अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। ठीक है, आगे के लिए द्वार खुले रखे हैं कि कम से कम इतनी जिसकी पेड अप कैपिटल हो उसको, तो पर अभी तक कुछ प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। तो बस आपको ये लिखना है कि सर ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक कंपनी कभी भी ओपीसी 1 पर्सन कंपनी आप पब्लिक फॉर्मेट में नहीं बना पाएंगे, प्राइवेट फॉर्मेट में ही बनानी है, विद अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब, जितनी हो प्रेस्क्राइब कुछ करी नहीं गई है, एंड हैविंग 1 member, ओनली सिंगल मेंबर। मैंने आपको कहा था, पहले भी बताया था बेटा, कि सर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी,
सर मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आता है कोई लिमिट नहीं ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स। लेकिन इनके जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं रे, कि सर वो सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट से आ रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 होंगे एक्सेप्ट ओपीसी जहां पर 1 होएगा, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होंगे। ये कहाँ से आ रहा है कि सर सेक्शन 3 से। एक देख लो, सेक्शन 3 में ही दिया हुआ है ऑफ द कंपनीज एक्ट की ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में प्रिस्क्राइब्ड एंड हैविंग 1 मेंबर। इसमें तो मिनिमम और मैक्सिमम होता ही एक है। ठीक है, सेक्शन 3 से आ रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आइए ओपीसी को शॉर्ट में सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी। तो ये सब क्या दे रहे हैं आपको, इसका नट शेल में समरी दे रहे हैं। ये टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। कोई नींद से उठा के, एक तो सब जने अपने अपने वीडियो ऑन करो, सभी जने अपने अपने वीडियो ऑन करो। खुशबू, कविश, जिया, जिया जैन, जिया वोरा, जश शाह, जश शाह, हाँ जश शाह तो ऑलरेडी देर। अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद को अहमदाबाद बोलते हैं पर एक्चुअल में उसका नाम प्रोनाउंसिएशन होता है अहमदाबाद। ठीक है, अहमद स्पेलिंग सही से पढ़ेगा ना तो अहमदाबाद होगी। ठीक है, बियानी ऑन कर वीडियो। हाँ श्रेया सर, बियानी। 2 मिनट। हाँ सर 2 मिनट, मैं बस आके उठ के बैठ गई हूँ। अलार्म लगाया था 8:25 का और 8:30 पे आके बैठ गई हूँ सर, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, सब डर जाओगे अभी देख के। बियानी ऐसा तो नहीं है। खुशबू आजियानी वीडियो सर ऑन मैं कर। आज ही उठ रही थी। दिशी अग्रवाल लेट कैसे आई तू। ऋषि अग्रवाल वीडियो ऑन करो, अरे जल्दी करो। जिया जैन, सवेरे का टाइम है, इसका ये मतलब नहीं है कि आगे बैठ जाओगे। जल्दी ऑन करो वीडियो। जिया जैन, जिया वोरा, कविश, खुशबू, श्रेया, जल्दी करो चलो। चलिए, 1 पर्सन कंपनी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ये तुमको बाय हार्ट लर्न होने चाहिए। बाय हार्ट का मतलब है, जैसे मान लो दर्श जैन को मैं सवेरे इसके घर में इसके कमरे में घुसूं एकदम मॉर्निंग 5 o'clock, जोर से इसको हिलाऊं और पूछूं दर्श 2 into 2 कितना होता है, बोलेगा सर 4। इसमें भी कोई सोचने वाली बात है क्या। तो वैसे ही मैं इसको दर्श जैन को सवेरे कमरे में घुसूं 5 बजे और हिलाऊं और पूछूं ओपीसी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बता दो सर ये है। अब इसमें भी कोई पूछने वाली बात थी क्या, बाय हार्ट मेरे को लर्न है। इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स ओपीसी के लर्न होने चाहिए। पढ़ना स्टार्ट कर खुशबू, एक एक पढ़ और मेरे को टाइम दे कि मैं एक एक को समझाऊं। Only 1 person as member. कोई समझाने वाली बात नहीं सर, 1 पर्सन में एक ही होता है, मैक्सिमम भी एक ही होता है, मिनिमम भी एक ही होता है। नेक्स्ट, Minimum paid up capital, no limit prescribed. ऊपर तो लिखते हैं कि सर ओपीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। उतनी पेड अप कैपिटल जितनी की प्रेस्क्राइब, और मैंने आपको बता भी दिया था अभी तक कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है। तो यानी कि आप कितने भी कम से कम पेड अप कैपिटल के साथ में भी अपनी 1 पर्सन कंपनी खोल सकते हो। ठीक है, तो खुद पे लेके देखो। मान लो श्रेया बियानी को एक फैशन लाइन वाली कंपनी स्टार्ट करनी है, तो जिसमें ये लोगों को डिजाइनर ड्रेसेस बना बना के सप्लाई करे। जो नया बिजनेस होता है उसके पास में पैसे की कमी होती है, पैसे की कमी होती है तो क्या आपने को उसके ऊपर मिनिमम ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लादने चाहिए कि इतनी ऑथराइज्ड कैपिटल या इतनी पेड अप कैपिटल तो होनी चाहिए। नहीं सर, ऐसे ऑथराइजेशन ला देंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप हैम्पर हो जाएगी, इसलिए कोई लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करी गई है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3। The memorandum of OPC shall indicate the name of the person who shall, in the event of the subscriber's death or his incapacity to contract, become the member of the company. सर किसकी बात हो रही है इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में लिखा नॉमिनी। नहीं गया है, नोट कर लो अपने अपने कि सर नॉमिनी की बात हो रही है। कि सर एमओए मेमोरेंडम मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ओपीसी। ओपीसी भी तो एक कंपनी है, तो हर कंपनी के एमओए एओए होते हैं या नहीं होते हैं। हाँ सर होते हैं। तो क्या ओपीसी कोई मतलब कोई स्पेशल है क्या जो उसके नहीं होंगे। नहीं सर, इतनी भी स्पेशल नहीं है, माना स्पेशल है लेकिन इतनी भी स्पेशल नहीं है कि एमओए और एओए बनाने से छूट मिल जाए। तो एमओए एओए तो इस कंपनी को भी बनाने पड़ेंगे अपने। ठीक है सर, तो सर उसमें द मेमोरेंडम ऑफ ओबीसी शेल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन, उस दूसरे आदमी का नाम होना चाहिए जो मेंबर, जो सोल मेंबर है, उसकी डेथ
या उसके इनकेपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के केस में मेंबर की जगह पर उसकी जगह ले लेगा, वो मेंबर बन जाएगा। यानी कि किसकी बात हो रही है? नॉमिनी। यानी कि एमओए के कौन से क्लॉज की बात करी जा रही है? कि ओपीसी का एमओए है तो वहां एक एडिशनल क्लॉज होगा, नॉमिनी क्लॉज। किसका नाम? जिसका भी नाम है, जो ओपीसी का सोल मेंबर है, उसकी डेथ या कॉन्ट्रैक्चुअल इनकेपेसिटी के केस में यहां आएगा और इसकी जगह मेंबर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। The other person whose name is given in the memorandum shall give his prior written consent in prescribed form, and the same shall be filled with Registrar of Companies at the time of incorporation of the company, along with its e-memorandum and e-articles. सबसे पहले तो समझो ये ई मेमोरेंडम और ई आर्टिकल्स क्यों लिखे हुए हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। सब कुछ आजकल ऑनलाइन, कंपनी भी बनानी है तो अपने को ऑनलाइन फॉर्म करनी पड़ेगी ना। यस सर, ऑनलाइन फॉर्म करनी पड़ेगी। ऑनलाइन उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऑनलाइन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसके पास में ऑनलाइन जमा कराने पड़ेंगे सर? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में ना। हु इज अ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी? नाम में ही आंसर छुपा हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी वो पर्सन होता है जो एक रजिस्टर मेंटेन करता है कि इतनी तारीख को ये कंपनी विद ये, जिसका नाम ये था, जिसके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम यानी कि उसके प्रमोटर्स ये थे वगैरह, इतने शेयर्स हैं सर। फिर इतनी तारीख को ये नई कंपनी, सेकंड कंपनी आई, ये रजिस्टर हुई, ये थर्ड कंपनी आई, ये रजिस्टर हुई, ये फोर्थ कंपनी आई, रजिस्टर हुई। इस दौरान सेकंड कंपनी ने अपनी कंपनी खत्म कर दी है तो ये सेकंड कंपनी का नेम स्ट्राइक आउट हो जाएगा फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो जो इस रजिस्टर को मेंटेन करता है ना, वो होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सर तो क्या पूरे भारत के लिए एक ही रजिस्ट्रार होता है? नहीं सर। जनरल जनरल बात ये है कि जनरल स्कीम ये है कि हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान है तो वहां के लिए एक, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, स्टेट ऑफ गुजरात है, वैसे वहां के लिए जनरल एक बात बोल रहा हूँ। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जहां पर दो स्टेट मिला के एक आरओसी भी होता है। अभी थोड़े टाइम पहले तक ऐसा हो रहा था, जैसे कि पंजाब और हरियाणा दो इतने छोटे छोटे स्टेट्स थे कि उन दोनों के बीच में मिला के एक ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होता था। अब शायद पिछले कुछ दिनों में अलग अलग बन गए हैं कि हरियाणा के लिए भी अलग हो गया, पंजाब के लिए अलग हो गया। और कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर दो, एक सिंगल स्टेट में दो आरओसी हैं। जैसे कि तुम्हारा जो मुंबई वाला है, मुंबई के लिए एक अलग आरओसी दे दिया और बाकी के महाराष्ट्र के लिए एक अलग आरओसी दे दी, क्योंकि मुंबई में बहुत ज्यादा कंपनीज रजिस्टर होने का काम होता है, तो वहां पर एक मुंबई के लिए अलग दे दिया। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ये जरूरी नहीं है कि हर स्टेट में एक वाला थंब रूल हर जगह लागू हो ही हो, इसमें चेंजेस भी होते हैं और अभी रिसेंटली हुए भी हैं। कुछ नए रजिस्ट्रार्स को और बैठाया गया है जरूरत को देखते हुए। तो सर ये हो गया। तो आप जिस भी स्टेट में या जिस भी आरओसी के अंडर खुद को रजिस्टर कराना चाह रहे हो, आप ऑनलाइन जाएंगे किसकी वेबसाइट पे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे, और वहां पर रजिस्ट्रेशन का काम करेंगे। ठीक है सर। और उस आरओसी के साथ में आप ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और ई आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इलेक्ट्रॉनिक है और कुछ नहीं है रे, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप जमा कराएंगे। ठीक है। तो अच्छा, जब अपन एक ओपीसी का ईएमओए जमा करा रहे हैं तो सर उसके साथ में मैंने बताया ना, उसमें आपको जो एक क्लॉज होता है वो नॉमिनी क्लॉज होता है। ये केवल ओपीसी में ही होता है। यस सर, नॉमिनी क्लॉज होता है। तो मान लो हमारी श्रेया बियानी एक कंपनी खोल रही थी, ठीक है, उसमें नॉमि कैसी कंपनी खोल रही थी कि सर 1% कंपनी खोल रही थी। तो अब नॉमिनी डालना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ऐसा थोड़ी बोल सकती है, मेरी तो किसी से नहीं बनती है, मैं कोई नॉमिनी नहीं अपॉइंट करूंगी, मेरी डेथ के साथ में कंपनी भी खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकती। डालना है मतलब नॉमिनी को डालना है। तो इसने अपनी फ्रेंड खुशबू आजियानी को बोला, भाई मैं तेरे को, तू मेरी अच्छी मित्र है और मुझे एक नॉमिनी डालने की जरूरत है, मेरी डेथ या कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी खत्म होने की केस में ये मेरी जगह पे वो जना आके मेंबर बन जाएगा इस कंपनी में और कंपनी चलती रहेगी। क्योंकि कंपनी क्या है? परपेचुअल सक्सेशन है। यहाँ पर परपेचुअल सक्सेशन नॉमिनी के थ्रू होगा, ये बात ध्यान रखना, एलआरस के थ्रू नहीं, नॉमिनी के थ्रू होगा। ठीक है। अब तो खुशबू आद्यानी का नाम बिना इससे पूछे डाल सकती है क्या? नहीं सर, बिना इससे पूछे नहीं डाल सकती है। पहले उसकी नॉमिनी की रिटर्न परमिशन लेनी होगी, ओरल नहीं, रिटर्न परमिशन लेनी होगी, जो भी साथ में फाइल होगी।
जो भी साथ में फाइल होगी। कैसे? द अदर पर्सन यानी कि नॉमिनी हुज नेम इज गिवन इन एमओए शेल गिव हिज प्रायर रिटन कंसेंट, पहले से ई एमओए फाइल करने से पहले से इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ऐसा नहीं है कि खुद की लैंग्वेज में दे दोगे, जो उसकी कंसेंट देने का एक सेट फॉर्मेट है उसमें देना पड़ेगा। एंड द सेम शेल बी फाइल्ड विद द आरओसी एट द टाइम ऑफ, जब आप कंपनी बना रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अलॉन्ग विद इट्स ई मेमोरेंडम एंड ई आर्टिकल्स। बोलो रे, इतना सिंपल पॉइंट है। लॉ में मैं तुमको क्यों एक एक वर्ड पे प्रेशराइज कर रहा हूं? लॉ को पढ़ने का तरीका होता है डिटेल में जाना। तुमने एक कहावत सुनी है, डेविल लाइज इनटू द डिटेल्स। द डेविल लाइज इनटू द डिटेल्स। चोर कहाँ है या राक्षस कहाँ है, ये गहराई में जाओगे ना तब पता पड़ेगा। या फिर आपने, चलो ये नहीं सुनी है तो कम से कम ये तो सुनी होगी, समुंदर में ऊपर ऊपर मोती नहीं मिलते हैं, गहरे पानी में जाने पे मोती मिलते हैं। तो लॉ जो है ना ऐसा सब्जेक्ट है, when you'll read between the lines, when you'll read proper कॉमा वगैरह को एग्जैक्टली रुक रुक के धीमे धीमे पढ़ के एक एक शब्द को इंटरप्रेट करोगे, तो तुम अपने क्लाइंट के लिए कुछ वंडरफुल निकाल के ला पाओगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अदरवाइज तो क्या है, ठीक है, सारी दुनिया ही चल रही है, तुम भी चल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Such other person may be given the right to withdraw his consent. तो श्रेया ने यदि खुशबू को नॉमिनी बना लिया तो क्या ये हमेशा के लिए जिंदगी भर का ठप्पा लग गया क्या, कि ये नॉमिनी रहेगी और कभी वापस नॉमिनेशन से विड्रॉ नहीं कर सकती? नहीं, उसकी इच्छा होगी तो उसे राइट होता है कि भाई ठीक है, मैं आज दिन तक नॉमिनी थी, अब मेरे को नहीं बैठ रहा है, कृपया मुझे इससे रिलीज करें। तो उसको विड्रॉ होता, अपनी कंसेंट नॉमिनी बनने की विड्रॉ करने का पूरा अधिकार है। ठीक है, अच्छा, ये खुशबू को तो अधिकार है ही है, श्रेया बियानी की भी लड़ाई हो जाए कल को और वो नॉमिनी चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकती है। हाँ सर, बिल्कुल कर, दोनों को अधिकार है। नॉमिनी भी अपनी कंसेंट वापस ले सकता है, श्रेया बियानी भी चेंज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट। The member of OPC may at any time change the name of the other person by giving notice to the company, and the company shall intimate the same to the registrar. ठीक है, ये श्रेया, ये ऊपर वाला खुशबू चेंज हट जाना चाहती है, नीचे वाला श्रेया बियानी वाला पॉइंट है। तो सर मेंबर जो है श्रेया बियानी, शी में चेंज द एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच अदर पर्सन। ये जो सच अदर पर्सन है ना, नॉमिनी है, बाय गिविंग नोटिस टू द कंपनी। अब देखो जोरदार बात क्या है, ओपीसी है पर कंपनी की अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है ना। यस सर। तो श्रेया बियानी को यदि चेंज करना है नॉमिनी, तो प्रोसीजर क्या होगा? डायरेक्टली ये रजिस्ट्रार को नहीं इंटीमेट करेगी कि मैं कंपनी में नॉमिनी चेंज कर रही हूँ, इसको पहले ओपीसी को इन्फॉर्म करना होगा, ओपीसी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे। दिस विल बी अ टू स्टेप प्रोसेस, ध्यान रखना। फंसाया नहीं गया है आज दिन तक, ये फंसाने की जगह है। ओपीसी में भी पर्टिकुलर इस पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाए कि श्रेया बियानी चेंज करना चाह रही है, उसने रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर दिया वगैरह वगैरह, वो तुमको फंसा रहे हैं। तुमको ध्यान होना चाहिए कि इसको नॉमिनी चेंज करना है तो पहले ओपीसी को इन्फॉर्म करेगी, ओपीसी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करेगी। दिमाग में भेजे में ये बात फिट कर लेना। दिया नहीं, समझ आ गया? डायरेक्ट उछल कूदने से काम नहीं होता है, प्रॉपर चैनल के थ्रू ही काम होता है, यहाँ से फिर यहाँ पर। तो खुद, मतलब वो कहते हैं ना, कूदते कूदते कहीं पहुंच जाएगी, उससे काम नहीं होगा। जो बात मम्मी पापा के थ्रू होती है वो मम्मी पापा के थ्रू ही होगी। ठीक है, और जो काम दादा दादी के थ्रू होता है वो प्रॉपर चैनल से ही जाना पड़ेगा, नहीं तो डंडे पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट। Any such change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration of the memorandum. मैंने तुम्हें ओपीसी चालू की आज डिस्कशन करते वक्त बताया था कि सर नॉर्मल कंपनी जो होती है उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई चेंज करना होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन जहां पर कम से कम 75% लोग हाँ भरे। पर सर ओपीसी के नॉमिनी क्लॉज में चेंज करना है तो इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ चेंज इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी अ चेंज इन एमओए। सो ये क्या, ये प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत रहेगी? जब डीम चेंज मान ही नहीं रहे हैं तो फिर ये प्रोसीजर भी फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो बस
वो जो मेंबर है उसको ओपीसी को इन्फॉर्म करना है, ओपीसी रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म कर देगा, और ये चेंज नहीं माना जाएगा, तो बस इन सब इन्फॉर्मेशन करने से ही काम बन जाएगा। सो एनी सच चेंज इन नेम ऑफ द पर्सन, यानी कि नेम ऑफ द नॉमिनी शेल नॉट बी डीम्ड टू बी एन अल्टरेशन या चेंज ऑफ द मेमोरेंडम। सो हमें प्रोसीजर, पूरी लेंदी प्रोसीजर फॉलो करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि एक ओपीसी को कोई यदि फॉर्म करना चाहता है, ओपीसी में कोई सोल मेंबर बनना चाहता है, या ओपीसी का कोई नॉमिनी बनना चाहता है, तो हर कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं कर सकता है। उसके लिए ये बातें जरूरी है। जो ये चीजें फॉलो करेगा वही या तो ओपीसी खोल सकता है या ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशंस है। पढ़ भाई। Only a natural person who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, and has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year, shall be ये eligible to कहाँ से incorporate पढ़ an रही OPC. है खुशबू हाजियानी? कहाँ से पढ़ रही है? मैं अपने बुक से पढ़ रही हूँ सर. अभी तो गलत पढ़ रही है। Sorry, I'll read this. ठीक है, नाउ लिसन, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देख, एप्लीकेबल फॉर May 25 एग्जाम ऑनवर्ड्स, एप्लीकेबल फॉर May 26 एग्जाम ऑनवर्ड्स, यहाँ जाने का, बिजनेस लॉ सेक्शन में जाने का, और इंडियन ये सॉरी, ये अपना कंपनीज एक्ट यहाँ से डाउनलोड करने का। ये वाले जो है ना, ये May 26 और उससे आगे के लिए है। बात समझ में आई? यस सर। सो ओनली हाँ. अ नेचुरल पर्सन, सबसे पहले तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। पहले इधर समझते हैं, कौन ओपीसी का सोल मेंबर बन सकता है या कौन नॉमिनी बन सकता है। ही और शी शुड बी अ नेचुरल पर्सन। ये ऐसा क्यों यार, ये समझ में नहीं आया सर, डिटेल में समझाओ। ओनली ए नेचुरल पर्सन कैन ओपन अप एन ओपीसी। दैट मीन्स वो बायोलॉजिकल नेचुरल पर्सन होना चाहिए, या तो श्रेया बियानी होना चाहिए, या जश शाह होना चाहिए, या हमारा दर्श जैन होना चाहिए, या जिया जैन होनी चाहिए, या जिया वोरा होनी चाहिए। इस तरीके से नेचुरल पर्सन ही खोल सकते हैं, कोई 1% कंपनी में मेंबर बन सकते हैं। सर नॉन ओपीसी की बात करूं, एक नॉर्मल प्राइवेट कंपनी या फिर एक नॉर्मल पब्लिक कंपनी, हमने क्या बोला, यहां पर मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 200 मेंबर्स या पर्संस होने चाहिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी में 7 और नो लिमिट। ओके सर। सर 2 मेंबर्स चाहिए, 2 पर्संस मिलके खोल सकते हैं क्या? मैंने कभी भी बोला प्राइवेट कंपनी में 2 पर्सन मिलके खोल सकते हैं? मैं वो आर्टिफिशियल पर्सन होने चाहिए या नेचुरल पर्सन होने चाहिए? सर कभी नहीं बोला। इसका मतलब है कि ये यदि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली जा रही है, तो इसमें मिस्टर राम और मिस्टर श्याम मिलके भी खोल सकते हैं, 2 जने जो कि नेचुरल पर्सन हैं। सर XYZ प्राइवेट लिमिटेड ऐसे भी खुल सकती है, मिस्टर राम और ABC प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो पर्सन ना, और एक नेचुरल पर्सन मिलके भी एक कंपनी खोल सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड को ABC प्राइवेट लिमिटेड और PQR प्राइवेट लिमिटेड, 2 आर्टिफिशियल पर्सन मिलके भी एक तीसरी कंपनी खोल सकते हैं। हमें तो 2 पर्सन चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नेचुरल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो। ये तो हो गई नॉर्मल प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की बात। मेंबर्स कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन एज वेल। बट एज फार एज ओपीसी इज कंसर्न, एज फार एज ओपीसी इज कंसर्न, 1% कंपनी इज कंसर्न, सर ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है। यस सर, वो एक मेंबर कैसा है, जरूरी कर दिया है कि ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन। ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन, यानी कि हम जो जीवते जागते बायोलॉजिकल पर्सन है ना, नेचुरल पर्सन है, यही लोग ओपीसी में सोल मेंबर हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक ओपीसी खोल रही है, सोल मेंबर ये ना, चलेगा ही नहीं। बात समझ में आ गई? एक एक जने के भेजे में बात घुस गई, बोलो यस और नो। श्रेया बियानी, खुशबू हाजियानी, कविश आई रे। ठीक है।
तो सर ओनली क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं, ओबीसी में कौन मेंबर बन सकता है या फिर ओबीसी में कौन नॉमिनी बन सकता है, कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लेना पॉइंटर्स में, फर्स्ट ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन, सेकंड हु इज एन इंडियन सिटीजन, सर भारत का नागरिक है, हु इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। यदि ऑस्ट्रेलिया का नागरिक है तो वो भारत में 1% कंपनी नहीं खोल सकता, नॉर्मल प्राइवेट कंपनी खोल लेंगे वो लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये ऐसी इंडियन सिटीजन ओपीसी नहीं खोल सकते इफ दे आर नॉट एन इंडियन सिटीजन। सो ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन, फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सेकेंड हु इज एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। नाउ थर्ड, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, चाहे वो भारत में रेजिडेंट हैं या नहीं है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंट? फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल, द टर्म रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year, ठीक है। रेजिडेंशियल का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है कि सर वो पर्सन जो इमीडिएटली, ये वर्ड आने चाहिए, इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 120 दिन, 365 में से 120 दिन जो इंडिया में रहा हो, उसे अपने ओपीसी के पर्पसेस के लिए रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। पहले वाले साल में, भले ही इस साल में नहीं रहा, यदि पहले वाले साल में 365 या 66 दिन में से 120 दिन इंडिया में रहा हुआ है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगा। क्या रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब समझ में आया? क्या रेजिडेंट, देखो जब तक मेरे को तुम्हारी शक्लें नहीं दिखेंगी मेरे को समझ ही नहीं आएगा कि तुमको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा और पीछे से तुम मंजीरे बजाते रह जाओगे क्योंकि तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो कैमरा ऑन नहीं करने की, ठीक है। नेक्स्ट, तो सर 120 दिन इंडिया में जो रहा है वो रेजिडेंट इन इंडिया, पर हम क्या बोल रहे हैं इस डेफिनेशन में, वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, यानी कि चाहे वो रेजिडेंट है या नहीं भी है हमको फर्क नहीं पड़ता। जरूरी बात क्या है कि वो एक तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या फिर एंड वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेदर ही इज रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें दोनों तरीके से सॉल्व करके बताते हैं, ये बंदा 120 दिन इंडिया में नहीं रहा हुआ है इसलिए ये ओपीसी नहीं खोल सकता, और ऑल्टरनेटिव आंसर डाल देते हैं नीचे कि सर और अदरवाइज भी चलेगा, तो 120 दिन इंडिया में भले ही नहीं भी रहा हुआ है तो भी ओपीसी खोल सकता है। अपन किसको लेके चलेंगे? अपन सेकंड वाले उसको लेके चलेंगे, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया, और जब खुद डेफिनेशन दे रही है और अदरवाइज यानी कि वो नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है। हम ये वाला लेके चलेंगे, भले ही तुम 119 दिन इंडिया में रहे हो तो भी तुम ओपीसी चला सकते हो, प्रीवियस ईयर में 119 दिन इंडिया में रहे हो। क्या ये स्टैंड समझ में आया? एग्जाम में जो क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चंस आए हुए हैं, एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उसमें जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें ऑल्टरनेट आंसर भी दिया जाएगा। हमको तो एक ही आंसर लिखना है और हम ऐसे लेके चलेंगे, वेदर रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज है तो और अदरवाइज यानी कि 120 दिन की ये रिक्वायरमेंट प्रीवियस ईयर की पूरी नहीं भी कर रहे हैं तो भी खोल सकता है। जरूरी बात क्या है, ही शुड बी अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन, ठीक है। तो एक बंदा जो नेचुरल पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, चाहे वो भारत में प्रीवियस ईयर में 120 दिन रहा हुआ या नहीं रहा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, only he or she shall be eligible to incorporate a 1% company. If he is a foreign citizen, सर वो नहीं खोल पाएगा। इफ इज एन आर्टिफिशियल पर्सन वो नहीं खोल पाएगा, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ही शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओबीसी, यानी कि वो ही मेंबर बन सकता है, वो ही खोल सकता है। एंड ही शैल बी नॉमिनी फॉर द सोल मेंबर ऑफ 1% कंपनी, यानी नॉमिनी के लिए भी यही दोनों सेम रिक्वायरमेंट्स हैं कि नॉमिनी भी किसी ओबीसी में बनना चाह रहे हो तो आप नेचुरल पर्सन होने चाहिए, इंडियन सिटीजन होने चाहिए, भले ही 120 दिन इंडिया में रहे हो नहीं रहे हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर तुमको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, पर याद रखना, ठीक है। क्या इतना समझ में आया? यस सर, इतना समझ में आ गया। तो एक काम करो, सेम लिंक पे वापस फटाफट रीज्वाइन करो।